हम लोग पढ़ेंगे कैसे परिभाषित करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे, देखो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश Q नॉट पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल, ठीक ना, F की अनुपात को लिखिए चाहे निष्पत्ति को लिखिए, ठीक ना, अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश यूनिट पर लगाए गए बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, ठीक ना, अर्थात E = F/Q, ठीक ना, समझे। परीक्षण आवेश Q नॉट पर क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल F तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मान के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक ना। यही इसका फॉर्मूला है। हल्ला मत करो, कितना हल्ला कर रहे हो। अब इसमें यहां से F बराबर क्या लिखा जा सकता है, E इंटू, बोलो क्या लिखा जाएगा, Q नॉट ना, E = Q नॉट भी तो लिखा जा सकता है यहाँ से, लेकिन मेन फॉर्मूला यह है, समझे ना जी। वैद्युत क्षेत्र का यही सूत्र है। अब इसमें ये दोनों सकता है, दोनों एक ही फॉर्मूला है, कहाँ इतना हल्ला कर रहे हो सब लोग, बार बार मना किया जा रहा है, नहीं मान रहे। देखो अब इसमें F जो है बल या एक सदिश राशि है तथा Q नॉट जो है एक अदिश राशि है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र E क्या है, सदिश राशि, ठीक है ना। लिखेंगे जहां F बल Fa सदिश राशि है तथा परीक्षण आवेश Q नॉट एक
सदिश राशि है एवं वैद्युत क्षेत्र E भी एक वैद्युत क्षेत्र E एक सदिश राशि है, पहले से आप जानते हैं। अब यहां से इसकी दिशा को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वह बल की दिशा में होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बल की दिशा में। अब दिशा दो प्रकार से दिखाई जा सकती है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर हमने धन आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। ये परीक्षण आवेश भी अगर प्लस क्यू आवेश है, या परीक्षण आवेश भी क्या है? यदि प्लस क्यू आवेश है तो आप जानते हैं कि इन दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक है ना? तो प्रतिकर्षण होगा तो हाई वाला आवेश जो है इस पर जो बल लगाएगा तो इसको क्या करेगा? अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा। ठीक है ना? तो बल की दिशा इधर हो जाएगी। समझ में आया? बल की दिशा इधर हो जाएगी। अर्थात ये वाला धन आवेश इस दिशा में चलने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं? ये वाला धन आवेश क्या होगा? इस दिशा में चलने का प्रयास करेगा। तो जिस दिशा में ये धनावेश चलने का प्रयास कर रहा है वह बल की ही तो दिशा है ना? किसकी दिशा है? बल की ही दिशा है। तो यहाँ एक ही बात डायरेक्ट लिख दिया गया है कि इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। समझ रहे हैं? उसकी दिशा सदैव किधर होती है? बल की दिशा में। अब धनावेश हुआ तब प्रतिकर्षण के कारण यह बल बाहर की ओर लगता है, दूर भगाने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में ये धनावेश जो है बल की दिशा में दूर भागने का प्रयास करता है। ऋण आवेश अगर हुआ तब आकर्षण होगा, तब बल की दिशा इधर हो जाती है। ठीक है ना? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। समझ में आया? तो बल की दिशा क्या हो जाती है? विपरीत दिशा में हो जाती है। समझे? अगर ऋण आवेश होगा तब, धन आवेश अगर हुआ तब प्रतिकर्षण के कारण हाई वाला आवेश दूर जाने का प्रयास करेगा। समझ में आया? धन आवेश हुआ तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा? दूर जाने का प्रयास करेगा, बाहर की ओर होगी। ऋण आवेश हुआ तो आकर्षण होगा, बल की दिशा इधर हो जाएगी। जब बल की दिशा इधर हो जाएगी तब क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बल की दिशा में रहेगी, अर्थात इधर हो जाएगी, विपरीत उल्टा हो जाएगी। पहले वाले के समान, पहले से उल्टा हो जाएगी। ठीक ना? समझे? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव रहेगी किसकी दिशा में? बल की ही दिशा में। ठीक ना? लेकिन निर्भर किसके ऊपर करेगा? आवेश धनावेश है अथवा समझ में आया? आवेश धन आवेश है अथवा ऋण आवेश है। ठीक ना? आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है। दो आवेशों के बीच में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यदि दोनों आवेश धनावेश हुए, दोनों आवेश क्या हुए? धनावेश, तब बल की दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ। ठीक ना? मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे तो इधर बाहर की तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी की दिशा में हो जाएगी। जिधर धनावेश चलने का प्रयास करेगा उसी की दिशा में हो जाएगी। अगर ऋण आवेश हुआ तब विपरीत दिशा में हो जाएगी, उलट जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि तब बल क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा। तो बल की दिशा इधर हो जाएगी, बल की दिशा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? इधर ही हो जाएगी। ठीक है ना? समझ में आया है? तो नीचे नोट में लिख लीजिए। लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल F की
दिशा होगी, ठीक है ना, जो बल F की दिशा होगी, अर्थात समझे, अर्थात जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, समझे जी। तो धनावेश चलने का प्रयत्न इसी दिशा में न कर रहा था, इसीलिए उसी दिशा में हम भी कहे थे। और यदि परीक्षण आवेश धन आवेश न होकर ऋण आवेश हो, धन आवेश न होकर क्या हो, ऋण आवेश हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा ई की दिशा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत होगी। देखो यहाँ से आपको ये चीज कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक ना। चलो एक चीज आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि धन आवेश और ऋण आवेश होने पर, सुन रहे हो, धन आवेश और ऋण आवेश होने पर बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदल रही है। सुन रहे हैं, बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। परंतु होगी सदैव किस दिशा में, बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर होगी, बल की दिशा में, ठीक ना। अब बल किस दिशा में होगा, जिस दिशा में धनावेश गमन करेगा, जिस दिशा में धनावेश क्या करेगा, गमन करेगा, उसी दिशा में बल की दिशा होगी, उसी दिशा में क्या होगी, बल की दिशा होगी, ठीक ना। कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो तो उसमें बल की दिशा सदैव किस दिशा में होती है, धनावेशों के चलने की दिशा में, ठीक ना। समझ रहे हैं, धनावेशों के चलने की दिशा, ठीक है ना। तो धनावेश जिस दिशा में गति करते हैं बल की दिशा उसी दिशा में होती है, ठीक है ना। और उसी दिशा में कौन होती है, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी होती है। लेकिन यह परिवर्तन कब होता है, जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर धनावेश गमन न करके कोई ऋण आवेश आ जाता है ना। सुन रहे हैं, धनावेश न आकर के क्या आता है, ऋण आवेश, तब बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, ठीक ना। बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। बस यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे तभी से,
वही यहाँ लिखा भी गया है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल F की दिशा होगी, शुरू में लिखा गया है। और उसके बाद यहाँ लिखा गया था जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धनावेश, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धनावेश चलने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना, सुन रहे हैं? वही ना लिखा है, जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धनावेश चलने का प्रयत्न करता है वही किसकी दिशा होती है? वैद्युत क्षेत्र E की दिशा। ठीक है ना। और यदि परीक्षण आवेश धनावेश न होकर के क्या हो जाए, तब गड़बड़ा जाता है मामला। ठीक है ना, यहीं से नहीं समझ में आता है। क्या लिखा गया है? यदि परीक्षण आवेश धनावेश न होकर क्या हो जाए, ऋण आवेश हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से मामला गड़बड़ हो जाता है। तब देखो यहाँ से क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता की दिशा, यहाँ छूट गया था। वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता की दिशा जो होती है वह आवेश पर लगने वाले बल की दिशा के विपरीत हो जाती है। समझ में आया ना? आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की क्या हो जाती है? विपरीत। ठीक है ना, समझ में आया? लेकिन सदैव होती किधर है? अगर धनावेश है तो कोनो दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा लाइन पर देखो, वैद्युत क्षेत्र E की दिशा, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा बाहर की तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र E की दिशा भी किधर होगी? बाहर की तरफ। ठीक है ना। परीक्षण आवेश यहाँ जो हम लेके आए हैं वो क्या है? धन आवेश। ठीक है ना, तो इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा भी किधर होगी? बाहर। ठीक है ना। लेकिन अगर हाई ऋण आवेश है यहाँ पर, सुन रहे हो? यहाँ ऋण आवेश है, इधर कोई हम क्या किए हैं? परीक्षण आवेश को क्या ले लिए? ऋण आवेश। ठीक है ना, इसको हम धनावेश कर देते हैं। यही में देखो, अगर परीक्षण आवेश क्या कर दिए? ऋण आवेश कर दिए। परीक्षण आवेश क्या कर दिए? ऋण आवेश कर दिए। तो ऋण आवेश और ये धन आवेश, इन दोनों में क्या होने लगेगा? आकर्षण। इन दोनों में क्या होने लगेगा? आकर्षण। तब तो जब आकर्षण होगा तो बल की दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर हो जाएगी? हाई धन आवेश है ना, तो एक वैद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ रहेगा, लेकिन बल की दिशा क्या हो गई? अब अंदर की तरफ। तो बल की दिशा है ना हो गई, और वैद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या हो गई? ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए। समझे? वैद्युत क्षेत्र E तो बाहर की तरफ है ही, धनावेश है तो, लेकिन आ कौन रहा है? एक अंदर ऋण आवेश। तो जब ऋण आवेश आ रहा है, ठीक है ना, तो ऋण आवेश और धनावेश के बीच में क्या होने लगेगा? आकर्षण। तो बल की दिशा बदल जाएगी। बल की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन वैद्युत क्षेत्र E की दिशा क्या हो जाएगी? ये तो बाहर की तरफ ही तो है ना, पहले ही से बाहर की तरफ है, ये पहले से बाहर की तरफ ही रहती है। ठीक, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बल और वैद्युत क्षेत्र E दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? विपरीत दिशाओं में हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया है? बोलो, यहाँ से तुमको याद रखने लायक सिर्फ क्या पॉइंट है कि यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई धनावेश अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो उस पर जो बल की दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। समझ में आया? उस पर जो धनावेश, उस पर जो बल की दिशा होगी वो किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। मतलब वैद्युत क्षेत्र E की दिशा और बल की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी। ठीक है ना। अगर ऋण आवेश आ रहा है, अगर ऋण आवेश आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर कौन आ रहा है? ऋण आवेश, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। ठीक, समझ गए? अभी भी समझ में आया? वही यहाँ लिखा गया था। ठीक है ना, समझ में आया है? बोलो जी। नहीं समझ में आया होगा तो कल फिर दोबारा इसी चीज को समझाया जाएगा।
क्योंकि अब ये जो चीज आप समझेंगे तभी आप इसका अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति समझ पाएंगे, ठीक है ना। और में दोनों एक के साथ लेके पढ़ा जाता है, एक तरफ धन आवेश रखा जाता है, एक तरफ ऋण आवेश रखा जाता है। समझ में आया? वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाएगा जब, सुन रहे हैं क्या बनाया जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव, तो एक तरफ धन आवेश रखते हैं और एक तरफ ऋण आवेश रखते हैं, ठीक है ना। तो ये बार बार बदलना पड़ता है, एक बार हेकरा खाती पढ़ना पड़ता है, एक बार हेकरा खाती पढ़ना पड़ता है, तो ये बदलती है। बल एवं वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं आपस में क्या होती हैं? बदलती हैं। तो वहां कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज को, इस पॉइंट को समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। समझे? एक बार फिर से फ्रेश दिमाग से इसको सुनो। देखो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये हम क्या किए हैं, ये कोई वैद्युत क्षेत्र लिए है। यह वैद्युत क्षेत्र किसका है? किसी धनावेश का। किसका है? किसी धनावेश का, ठीक है ना। पूरे किताब में ऋण आवेश कहीं कहीं ही आता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपको वहीं दिखाई देगा जहां वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक के साथ लेके बनाना पड़ता है। देखिए सही क्या किए हैं, एक वैद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, यह वैद्युत क्षेत्र किसका ले रहे हैं? धनावेश का। तो इस धनावेश की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी, क्या बोल रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं इससे दूर बाहर की तरफ होंगी। वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर हो जाएगी? बाहर की तरफ। कितना समझ में आया? बोलो। धनावेश है, इसका कहीं वैद्युत क्षेत्र है, ये इतना दूर में, इतना दूर में क्या खींचा गया है? वैद्युत बल रेखा। तो चूंकि यह धनावेश है, इसीलिए इसकी बल रेखाएं इससे दूर बाहर की तरफ होती है, तो ये हुक्मे करेंगी। इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा परीक्षण आवेश आ रहा है, क्यू नॉट। कौन आ रहा है? क्यू नॉट। और इसकी प्रकृति कैसी है? यह भी धनावेशी है। इसकी प्रकृति कैसी है? धनावेशी, ठीक है ना। तो हाई देखो, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, सुन रहे हैं, ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या खींची गई हैं? वैद्युत बल रेखाएं। और वैद्युत बल रेखाएं किसको दर्शाती हैं? वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा को। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा को। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? तीर की तरफ, बाहर की ओर है ना जी। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा किधर है? बाहर की तरफ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो है हो गई ना, ई की दिशा पहले से। लेकिन अब भाई दूसरा का आवेश जब इधर आ रहा है, ठीक है ना, तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। सुन रहे हो ना? दोनों आवेशों के बीच में क्या होने लगेगा? प्रतिकर्षण। जब प्रतिकर्षण होगा तो उस बल की दिशा, मतलब इस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर हो जाएगी? बाहर की तरफ। प्रतिकर्षण में यह ना होगा, बाहर की तरफ। तब यहाँ पर देखो, बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो गई। समझ रहे हैं? बल की दिशा एवं वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों एक ही दिशा में हो गई। यही यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, ठीक है ना। अर्थात जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश, क्या लिखा गया है? धन आवेश चलने का प्रयत्न करता है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र में रखा धन आवेश इसी दिशा में चलने का ना प्रयत्न करेगा। बोलो। उन्हें ना जाने का प्रयत्न करेगा। बल जब उस दिशा में लग रही है तो उन्हें ना भागेगा वो, ठीक है ना। लेकिन अब यही प्रक्रिया बदल जाएगी। कब? जब हाई वाला आवेश ऋण आवेश हो जाएगा तो, ठीक है ना। देखो वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा तो सदैव बाहर की तरफ ही है ना जी। धनावेश जब है, धनावेश का वैद्युत क्षेत्र है तो इसकी दिशा तो बाहर की तरफ है ना जी। लेकिन अगर ये वाला आने वाला आवेश जो है, अगर ये ऋण आवेश हुआ, सुन रहे हैं? आने वाला आवेश क्या हो गया? ऋण आवेश, ठीक है ना।
तब क्या होगा, तब इन दोनों के बीच में हाई वाला आवेश और इस वाले आवेश के बीच में क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आकर्षण होने लगेगा। तो बल की दिशा अब क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ। पहले बाहर की तरफ थी, अब बल की दिशा क्या हो गई, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदली क्या, नहीं ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो नहीं ना बदली, वैद्युत क्षेत्र की दिशा अभी भी तो बाहर की तरफ न है, हैं? तो अब इस स्थिति में बल की दिशा और वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बोलो, दिखाई दे रहे हैं ना। वही यहाँ लिखा गया है, यहाँ से यदि परीक्षण आवेश धन आवेश न होकर ऋण आवेश हो, ठीक है ना, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है ना, आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की विपरीत होगी, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा है नहीं, ठीक है ना, और आवेश पर लगने वाले बल की दिशा अंदर की तरफ। समझ गए, बोलो, समझ में आ गया है ना। yes, अब तो समझ गए होंगे। yes, इसी चित्र के जरिए समझे हैं, ठीक है ना, इसलिए इस चित्र को बना लीजिए। द्विध्रुव पढ़ना है अभी हम लोगों को, समझ रहे हो ना। अब द्विध्रुव में क्या होगा, एक बार धन आवेश है, एक बार ऋण आवेश, दोनों एक साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां फिर कंफ्यूजन न उत्पन्न हो जाए, इसलिए यही क्लियर कर लेना पड़ेगा। कल एगो पॉइंट बताए थे जो परीक्षा में आया था इस पर, इस चैप्टर से, यहाँ याद है, नहीं याद? एक नंबर का एगो क्वेश्चन कल जो बताए थे ना, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, उसी में से एक नंबर का एगो क्वेश्चन है। वो पता नहीं, तो फिर ढीला करना पड़ता है, थोड़ा सा ढीला करोगे। तो हमारे यहाँ वो हमसे बड़ा कारीगर है, उसी का बनाया है। समझ गए, लिख लिख लिए हो। अब आगे पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, ठीक है ना। तो मात्रक क्या होता है अभी बताए थे आपको, बल का मात्रक ऊपर लिखेंगे और नीचे आवेश का मात्रक लिखेंगे। तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ना जी। है चित्र मिटा दें। हेडिंग लिख लो, वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, अभी लिख लो, कितना बड़ा मात्रक और बीमा लिख लो अभी।
देखो यहाँ लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र E का मात्रक बराबर है ना। देखो इधर जगह है ना तुम लोगों के पास, देखो ये वैद्युत क्षेत्र E का मात्रक बराबर तो बल का मात्रक ऊपर और नीचे आवेश का मात्रक, ठीक है ना। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, यही इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। हेडिंग जहाँ लिखे हो उसके नीचे से लिख लो ही। अब इसका बीमा लिखो, अगला है लिखो। अभी हम ए को लेकर पढ़ रहे हैं जब आवेश रखेंगे डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, कितना बल लगेगा, बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ये सब पढ़ने का प्रयास करना है। तब हम पढ़ेंगे इसमें कि अगर ये आवेश रखा हुआ है और इसकी अच्छी स्थिति में मतलब अगर आमने सामने चले दूसरा आवेश रखा हुआ है, पहला वाला आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा, बल की दिशा किधर होगी और इसके वाला वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाय के कारण, निकाय मतलब कोई, निकाय मतलब कोई हुआ एक उपाय पर लेना
देना ना हो जो नंबर लिखना है हरी आसान देखा ये आदमी बार बार ये ऐसे बना मैंने सॉरी बात देखो जो बनाएगा तो उसका सही चलेगा खाली हम माइनस जब एक के साथ दोनों आ जाएगा तो गड़बड़ाने लगेगा ई का होगा लेकिन वही सब चीज लेके चल रहे हैं। देखो जी अब एक बीमा क्या होगा, सुनो हल्ला मत करो, मात्रक तो लिख लिए तो आने ना दो, देखो ना पड़ेगा। लोगों को मालूम नहीं है कि ये बार हम बिजी रहते हैं तो काहे फोन करते हैं। आगे देखो, हर समय डिस्टर्ब करना कोनो ठीक बात है। मान लो हमेशा तो लोगों का सुनते ही हैं, कम से कम जितना देर तक हम अपना काम कर रहे हैं उतना देर तक कोई ना डिस्टर्ब करे। और वो बेला कोनो फोन करता ना तो दिमाग बड़ा गरम होता है। जब कोनो बढ़िया टॉपिक चल रहा हो बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो देखो क्या कह रहे थे, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक पढ़ लिए हम लोग, समझ में आ गया ना। मात्रक कहाँ से बना है, इसका फार्मूला से बना है, ये ना फार्मूला भी लिखा गया था। तो बल का मात्रक ऊपर लिख लिए, आवेश का मात्रक नीचे लिख लिए। अब यहीं से अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बीमा देखें, क्या देखें, वैद्युत क्षेत्र ई का बीमा, तो बीमा लिखने के लिए बल की बीमा ऊपर लिखी जाएगी, ठीक है ना, और नीचे आवेश की बीमा लिखी जाएगी। समझे, बल की बीमा ऊपर, आवेश की बीमा नीचे। तो बल की बीमा अभी लिखे थे कुछ देर पहले, शुरू में ही क्या लिखे थे बताइए, MLT माइनस, ठीक है ना। आवेश की बीमा क्या लिखे थे, AT, बस ये लिखा गया था। अब भाई जब ऊपर जाएगा MLT, एगो ऊपर हाई एगो जा रहा है, दूगो पहले से है तो माइनस में 3 और A-1, यही इसकी बीमा, ठीक है ना। लिख लीजिए, हेडिंग लिख के लिख लीजिएगा आगे। तुम लोग किताब ले लिए हो, किताब खरीद लीजिए सब लोग। आज वाला चीज समझ में आया है? हमको लग रहा है कि आपको जो है अभी पूरे तरीके से नहीं समझ में आया, ठीक है ना। इसलिए कल क्लास होगा ना अभी, परसों नरसों नहीं होगा, नहीं नरसों तो मान लो कल के बाद, आज होली के बाद एक दिन तो हम लोग आराम करते हैं ना।